नमस्कार, स्पेशल 7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। स्पेशल 7 में लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव खबरों से रूबरू करा रहे हैं। आज एक और अहम रिपोर्ट आपके सामने हम लेकर के आए हैं कि किस तरीके से कोरोना का मीटर लगातार डाउन है और लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा अभी टला नहीं है। बेशक हिंदुस्तान का रिकवरी रेट बढ़ गया हो, बेशक हिंदुस्तान में मौत का जो दर है उसमें कमी आई हो, बाकी मुल्कों से हम बेहतर स्थिति में हो, लेकिन इसके बावजूद खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि मौसम बरसात का है और इस बरसात के मौसम में कोरोना के और मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है। आज बहुत सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स होंगी आपके लिए। शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। सबसे पहले नजर डालेंगे कवर स्टोरी पर। स्पेशल 7 की कवर स्टोरी से रूबरू कराने का वक्त है। आज हम आपको बताएंगे कि 7 कौन सी स्पेशल खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज इस बात की जानकारी देंगे कि किस तरीके से 11 लाख का आंकड़ा हिंदुस्तान में पार हो चुका है कोरोना का। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है कि आखिर किस तरीके से कोरोना मरेगा, यानी कि 7 ऐसी अटेम्प्ट, 7 ऐसे वार कोरोना पर होने वाले हैं जिससे कोरोना का अंत निश्चित मानिए। लेकिन बरसात का मौसम है, खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको दिल्ली के रिकवरी रेट से भी हम रूबरू कराएंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को दिल्ली से सबक लेने की जरूरत है कि आखिर किस तरीके से दिल्ली की स्थिति बेहतर होती चली जा रही है। हरियाणा भी लिए चलेंगे आपको, वहां कोरोना का किस रफ्तार क्या है, साथ ही साथ हिंदुस्तान में हरियाणा की रैंकिंग क्या है कोरोना के लिहाज से। इन तमाम चीजों को आज आपको स्पेशल 7 के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्पेशल 7 की। स्पेशल 7 की पहली रिपोर्ट में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से कोरोना का मीटर चालू है और एक के बाद एक मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और हिंदुस्तान में 11 लाख का आंकड़ा और भी इसके ज्यादा उम्मीद भी की जा रही कि और यह आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक चीज जो राहत देने वाली है वो ये है कि 10 से 11 लाख तक कोरोना मरीजों का जो एक आंकड़ा पहुंचा है, इसमें 3 दिन का वक्त लगा। लेकिन इससे पहले 9 लाख से 10 लाख तक का जब आंकड़ा पहुंचा था, उसमें सिर्फ 1 दिन का वक्त लगा था। यानी जो रफ्तार है उसमें थोड़े से ही सही, लेकिन एक ब्रेक जरूर लग गई है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और इसी तरीके से जो रेशियो है उसमें कमी आएगी, और इसके लिए लगातार कोशिशें भी की जा रही हैं। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। 11 लाख के पार कोरोना का वार, कोरोना के आंकड़ों से हाहाकार, संक्रमितों की संख्या में इजाफा, एक्टिव केसों में भी हुई बढ़ोतरी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बेशक डरा देने वाली है, लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत का रिकवरी रेट और मृत्यु दर राहत देने वाली है। वहीं भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि 28,000 से ज्यादा मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार कैसे पहुंचा। देश में पहला केस 30 जनवरी को केरल में आया था। इसके 111 दिन के बाद यानी 19 मई 2020 को हिंदुस्तान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1 लाख हुई। 3 जून 2020 को देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख हुई, यानी 15 दिन के बाद। इसके ठीक 10 दिन के बाद यानी 13 जून 2020 को यह आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया, जबकि 21 जून 2020 यानी 8 दिन बाद भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 लाख के पार थी। 27 जून 2020 6 दिन के बाद देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5 लाख के पार हो गई। इसके 5 दिन के बाद यानी कि 2 जुलाई 2020 को हिंदुस्तान में 6 लाख कोरोना पॉजिटिव थे, जबकि इसके 4 दिन के बाद यानी कि 7 जुलाई 2020 को भारत में 7 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। इसके 3 दिन के बाद भारत में 11 जुलाई 2020 को 8 लाख कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए, जबकि इसके 2 दिन के बाद यानी कि 14 जुलाई 2020 को हिंदुस्तान में 9 लाख कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई। परेशानी वाली बात तब सामने आई जब इसके 1 दिन के बाद ही हिंदुस्तान में 16 जुलाई 2020 को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई। लेकिन इसके बाद राहत देने वाली बात सामने आई और 3 दिन के बाद 20 जुलाई 2020 को देश में 11 लाख से ज्यादा कोरोना मरीजों की संख्या हुई। वहीं देश में इसी रफ्तार से कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आंकड़े 20 लाख के पार भी पहुंच जाएंगे। देश में कोरोना के एक्टिव केस 3.5 लाख के करीब हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर कर्नाटक और 5वें नंबर पर आंध्र प्रदेश है। इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसों के मामले में दुनिया में भारत का स्थान तीसरा है,
यानी भारत ऐसा तीसरा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेशक देश में कोरोना के मामलों की बढ़ती संख्या चिंता वाली है, लेकिन देश में संक्रमित मामले और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बेहतर है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ पूरा विश्व जंग लड़ रहा है और लगातार एकमुश्त होकर के कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कामयाबी अभी भी उस लिहाज से मिल नहीं पाई है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन कोवैक्सीन नाम से जो वैक्सीन तैयार किया गया और जिसका ट्रायल लगातार जारी, 17 तारीख से इसके ट्रायल की शुरुआत हुई है और लगातार अब ह्यूमन ट्रायल इस पर किया जा रहा है। कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन जरा समझिए कोवैक्सीन को, इस वैक्सीन को समझिए और किस तरीके से ये इंसानी जिंदगी को कोरोना से बचा पाने में सक्षम होगा, इसको समझिए। दिल्ली एम्स में देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। दिल्ली एम्स देश के उन 14 इंस्टीट्यूट में से है जिसे आईसीएमआर ने पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की अनुमति दी है। पहले चरण में वैक्सीन का ट्रायल 375 वॉलंटियर्स पर होगा। इनमें से 100 वॉलंटियर्स एम्स में शामिल होंगे। ट्रायल में स्वस्थ लोगों को ही शामिल किया जाएगा जिनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच होगी। ये ऐसे वॉलंटियर्स होंगे जिन्हें अब तक कोविड-19 का संक्रमण नहीं हुआ है। एम्स की एथिक्स कमेटी की ओर से कोवैक्सीन के पहले ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिलने के बाद ट्रायल में शामिल होने के लिए 10 घंटे में 10,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लोगों का रजिस्ट्रेशन मंजूर किया गया। वहीं एम्स प्रशासन के मुताबिक जिस शख्स पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होगा उसका पहले कोविड टेस्ट कराया जाएगा। ट्रायल स्वस्थ लोगों पर होगा। मेडिकल चेकअप में ब्लड, बीपी, किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियों की जांच करने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाएगी। Correctly, you have to, this is science, you have to see how things evolve and then develop it. That is the first thing. So I think that is an important thing to remember. But yes, phase 1 human trials have started, and this is something which is very heartening because this is an indigenous vaccine. In India, we are very good in terms of making molecules which are, but we don't do our R&D. So making a new vaccine is something which is of great achievement for India, that we are now into research and development in the pharmaceutical industry, making our own vaccine and being able to then mass produce it. We are very good in mass production. Isliye I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India. आपको बता दें कि जब से भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के नाम की घोषणा की है, तब से हर तरफ एक ही सवाल है, कोरोना वायरस की ये वैक्सीन कब आएगी? इस वैक्सीन के निर्माण में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के वैज्ञानिक भी भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रायल की पहली स्टेज, वैक्सीन सेफ है या नहीं, ये देखा जाता है। एंटीबॉडी बन रहे हैं या नहीं, ये भी देखा जाता है। ह्यूमन ट्रायल की दूसरी स्टेज, वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर नजर रखी जाती है। 6 महीने से 1 साल तक निगरानी की जाती है। ह्यूमन ट्रायल की तीसरी स्टेज, इस स्टेज में बीमारी पर नजर रखी जाती है। कितने लोगों को बीमारी होती है या नहीं। ह्यूमन ट्रायल की चौथी स्टेज, यह स्टेज ट्रायल मोड में नहीं होती। इस स्टेज में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस होता है, जिसमें वैक्सीन पर अंतिम फैसला लिया जाता है। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले किसी वैक्सीन के ट्रायल में 7 से 10 साल लगे थे, लेकिन कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है। ऐसे में संक्रमण को कम करने के लिए अलग अलग तरह से वैक्सीन के ट्रायल हो रहे हैं। आपको बता दें कि फेज 1 में करीब 40 से 50 लोगों पर ट्रायल किया जाता है। फेज 2 में 200 से 250 लोगों पर ट्रायल होता है। फेज 3 में बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो भी परिणाम आते हैं उसके आधार पर ही कैलकुलेशन करके सैंपल लिया जाता है। वहीं वैक्सीन के ट्रायल के लिए आईसीएमआर ने देश में 12 अस्पतालों का चयन किया है। इनमें दिल्ली का एम्स और रोहतक का पीजीआई शामिल है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। स्पेशल 7 में अब हम आपको बताएंगे कि कोरोना पर किस तरीके से 7 वॉर होने जा रहा है, यानी कि 7 तरह से अटैक किया जाएगा कोरोना पर। अलग अलग कंपनियां हैं जिन्होंने मूड बना लिया है कि इस कोरोना को खत्म करके ही रहेंगे। आप इस रिपोर्ट के जरा समझिए कि कौन कौन से ऐसे कंपनी है और किस हद तक इन कंपनी ने अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा लिया है, ताकि वो ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द कोरोना को
मारने वाली दवा उनके पास होगी। कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीन तैयार करने के लिए 7 भारतीय फार्मा कंपनियां जुटी हैं। भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला, पैनेशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, मायनवैक्स और बायोलॉजिकल कोविड-19 की वैक्सीन तैयार करने में जुटी है। हालांकि किसी वैक्सीन को बनाने, परीक्षण करने और उसके बाद उत्पादन करने के लिए कई साल लग जाते हैं, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक कुछ महीनों में इसका टीका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर इस जानलेवा महामारी के फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया भर में अब तक करोड़ों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक ये महामारी दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दवा को पहले और दूसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण की अनुमति मिल चुकी है, जिसका उत्पादन कंपनी के हैदराबाद कारखाने में किया जाएगा। कंपनी ने पिछले सप्ताह ह्यूमन ट्रायल शुरू किया है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने पिछले हफ्ते रोहतक के पीजीआई में अपने टीके कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू कर दिया है। कंपनी ने यह दवा आईसीएमआर और एनआईवी के साथ मिलकर बनाई है। वहीं एक और कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको उम्मीद है कि वो इस साल के अंत तक कोविड-19 का टीका तैयार कर लेगी। कंपनी के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर काम किया जा रहा है, जिसका तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण चल रहा है, जिसका ह्यूमन ट्रायल इसी साल के अगस्त में शुरू हो सकता है। वहीं फार्मा क्षेत्र की एक और कंपनी जाइडस कैडिला के मुताबिक वो कोविड-19 के वैक्सीन कैंडिडेट जाइकोव डी का क्लिनिकल परीक्षण 7 महीने में पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। इससे पहले पैनेशिया बायोटेक ने जून में दावा किया था कि वो कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए अमेरिका की रफेना कंपनी के साथ मिलकर आयरलैंड में साझा प्लांट लगा रही है। वहीं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अनुषंगी इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स ने कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के ग्रिफिथ विश्वविद्यालय के साथ करार किया है। इसके अलावा मायनवैक्स और बायोलॉजिकल भी कोविड-19 का टीका तैयार करने के लिए काम कर रही हैं। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। कोरोना ने जैसे जैसे हिंदुस्तान में अपनी रफ्तार पकड़ी, एक दौर ऐसा आया है जब लोग दिल्ली को कोसने लगे। खासतौर पर दिल्ली से सटते जो प्रदेश हैं वो ये कहने लगे कि दिल्ली से ही कोरोना उनकी तरफ आ रहा है। लेकिन आज मौजूदा दौर में एक नजीर दिल्ली पेश कर रहा है, जिसमें वो ये बता रहा है कि ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, रिकवरी रेट किस तरीके से आगे बढ़ सकती है, कैसे जो मौत का दर है उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली ने करके दिखाया है, सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं बल्कि इसे अमली जामा पहनाया है दिल्ली ने। और इस लिहाज से ये रिपोर्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप दिल्ली या उसके आसपास रहते हैं तो। भारत में कोरोना की लिस्ट में तीसरी राजधानी दिल्ली के हालात अब काबू में आते जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का रिकवरी रेट रिकॉर्ड 84% से ज्यादा पहुंच गया है। वहीं इन्फेक्शन रेट 6% से नीचे आ गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मुताबिक 31 जुलाई तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा पार करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि दिल्ली का रिकवरी रेट इस आंकड़े को पार नहीं होने देगा। वहीं केंद्र सरकार ने भी दिल्ली के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजधानी दिल्ली में टेस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट में सुधार से कोविड-19 का इन्फेक्शन रेट 6% तक कम हो गया है। राहत की बात यह है कि पिछले 30 दिनों में इन्फेक्शन की दर 18% तक घट गई है। वहीं दिल्ली का रिकवरी रेट 84% से ज्यादा हो गया है, जबकि डेथ रेट अब 2.95% ही है। राजधानी में भले ही कोरोना वायरस की संक्रमण दर कम होती जा रही है, एक्टिव केस कम हो रहे हैं और नए मामले भी कम आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कंटेनमेंट जोन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक महीने में राजधानी के अंदर 442 नए कंटेनमेंट जोन बने हैं। हालांकि कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जाने के पीछे कोरोना को कंट्रोल करना एक कारण है। जिस घर में कोरोना वायरस का केस पाया जा रहा है, उस घर के आसपास के कुछ हिस्सों को सील किया जा रहा है ताकि संक्रमण अन्य लोगों में ना फैल सके। दिल्ली में जून के पहले हफ्ते बहुत ज्यादा केस आ रहे थे। उस वक्त रोज करीब 5 से 6 हजार टेस्ट होते थे। फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने टेस्टिंग पहले 2 गुनी और फिर 3 गुनी करने का प्लान बनाया और रैपिड एंटीजन किट का इस्तेमाल भी शुरू किया गया। अब दिल्ली में रोजाना 30,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। दिल्ली के बाद बात करते हैं हरियाणा की। जरा ये समझने की कोशिश कीजिए कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री किस तरीके से हरियाणा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोरोना कम से कम फैले। लेकिन लगातार हरियाणा में कोरोना का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली के मुकाबले हरियाणा इस वक्त चेतावनी दे रहा है।
एक वक्त था जब हरियाणा में कोरोना का रिकवरी रेट सबसे बेहतर था। कोरोना पर हरियाणा का पूरा कंट्रोल था। कई जिले कोरोना फ्री थे, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने हरियाणा में इतने पैर पसारे कि इसके चुंगल से निकल पाना मुश्किल होता चला गया। हरियाणा में रोजाना बढ़ते कोरोना के केस परेशानी का सबब बने हुए हैं। पहले एक महीने की बात करें तो हरियाणा में केस बेहद कम थे, लेकिन उसके बाद लगातार हरियाणा में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती चली गई। 20 मई को हरियाणा में 993 केस थे, जबकि 20 जून को हरियाणा में 10,223 केस थे, यानी एक महीने में 9,230 नए मामले सामने आए। इसका औसत निकाले तो हर दिन करीब हरियाणा में 360 नए मामले सामने आए। वहीं 20 जुलाई को हरियाणा में 26,858 केस। ऐसे में 20 जून से 20 जुलाई के बीच हरियाणा में 16,635 नए केस सामने आए, यानी हर दिन करीब 554 नए मामले हरियाणा में सामने आए। हरियाणा में अब सब कुछ अनलॉक हो चुका है। ऐसे में लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं और अपने अपने काम पर जाने भी लगे हैं। एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ भीड़ भी बढ़ने लगी है। ऐसे में हरियाणा के सामने अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। कोरोना को कंट्रोल भी करना है और कारोबार को भी बढ़ाना है, लेकिन जिस स्पीड में हरियाणा में कोरोना का कहर बरस रहा है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में हालात और बेकाबू हो सकते हैं। इसके लिए जितनी जल्दी हो सके कुछ और कदम उठाने होंगे। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में कोरोना ने अपनी रफ्तार पकड़ी है। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग तरीके से कोरोना की रफ्तार है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। ऐसे में हरियाणा में इसकी स्पीड कितनी है और हरियाणा हिंदुस्तान में किस रैंक पर आता है, ये जानना भी बहुत ही जरूरी है। इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं। एक तरफ दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों की संख्या में भारत तीसरे पायदान पर है, वहीं भारत में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली लगातार पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। लेकिन बात करें हरियाणा की तो कोरोना संक्रमितों के मामले में हरियाणा 12वें पायदान पर है। जी हां, हरियाणा 12वें स्थान पर है और हरियाणा के कुछ जिले तो बुरी तरह कोरोना के संकट में हैं। हरियाणा के ऐसे 4 जिले जहां सबसे ज्यादा कोरोना है, उनमें पहला नंबर गुरुग्राम का है, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा सोनीपत और चौथा रोहतक। वहीं दिल्ली से सटे 4 जिलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो इनका आंकड़ा 17,580 हो गया है। गुरुग्राम में 7,857 कोरोना मरीज हैं, फरीदाबाद में 6,568 कोरोना के मरीज हैं, सोनीपत में 2,484 कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि झज्जर में 671 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। वहीं इन 4 जिलों में कोरोना का हाल इतना खराब हो चुका है कि लोग यहां जाने से बच रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए अभी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, लेकिन जब तक आपकी जान आपके हाथ में है तभी तक आप सुरक्षित हैं। इसलिए लोगों से दूरी बनाएं और घर में रहें। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। बरसात के मौसम में कोरोना और ज्यादा घातक और खतरनाक हो गया है, ऐसा वैज्ञानिक और डॉक्टर्स बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि इस मौसम में लोगों को और ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। हालांकि हिंदुस्तान में हम अनलॉक की तरफ आगे आ चुके हैं, पूरे देश में अनलॉक है और ऐसे में कोरोना भी घातक हो गया है, तो ऐसे में प्रिकॉशन की जरूरत और ज्यादा है। प्रधानमंत्री तक इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हम लोग लापरवाह हो गए हैं, लेकिन कोरोना किसी भी लिहाज से लापरवाह नहीं हुआ है। वो आपकी जान लेने के लिए आतुर है, इसलिए खुद को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी अब आपकी है। बरसात में कोरोना हुआ घातक, कोरोना वायरस ने बदला रूप, फेफड़ों पर करता है सीधा अटैक, ऑक्सीजन खत्म और मौत। इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है और कोरोना वायरस ज्यादा घातक होता जा रहा है। कोरोना अब सीधा फेफड़ों पर अटैक कर रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस ने बरसात के मौसम में अपना रूप बदल लिया है। स्पेशल 7 की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसके तहत मरीज के शरीर में कोरोना वायरस हीमोग्लोबिन से आयरन अलग कर देता है और फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं, जिसके बाद मरीज के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद भी मरीज के शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और मल्टी ऑर्गन फेलियर से कुछ घंटों में ही मरीज की मौत हो जाती है। वहीं कोरोना वायरस ने अपने बदलते रूप के साथ साथ लक्षणों में भी बदलाव कर लिया है, जिसके लिए सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है। शुरुआत में कोरोना संक्रमण के महज 4 ही लक्षण थे, जो अब 11 हो चुके हैं। तेज बुखार आना, लगातार खांसी होना, गले में खराश होना, बहता नाक या बंद नाक, सांस लेने में तकलीफ, बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, थकान महसूस होना, गर्मी में भी ठिठुरना, दस्त और उल्टी लगना, बलगम में खून आना। वहीं WHO के मुताबिक गंध या स्वाद का एहसास खो देना भी कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षणों में शामिल है।
WHO समेत दुनिया भर के शोधकर्ता, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना वायरस के दूसरे लक्षणों की पहचान करने में जुटे हैं। बेशक तमाम देशों के मुकाबले भारत का रिकवरी रेट बेहतर है, लेकिन जिस तरीके से बरसात के मौसम में कोरोना वायरस और ज्यादा घातक हो गया है, वो चिंता की बात है, क्योंकि कोरोना वायरस अब सीधे फेफड़ों पर अटैक करने लगा है, जिससे मरीज की मौत कुछ ही घंटों में मुमकिन है। जनता टीवी के लिए अभिषेक सैनी की रिपोर्ट। तो स्पेशल 7 में आज तमाम एक्सक्लूसिव खबरों से हमने आपको रूबरू कराया है। उम्मीद करते हैं हमारा कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना है। दीजिए स्पेशल 7 की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।